जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का तीसरा क्लास। इससे पहले हमने 2 क्लासेस को ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने जीवों के वर्गीकरण इस पहले चैप्टर के थ्योरिकल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और ऑब्जेक्टिव के भी एक सेशन को कर लिया था। ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, जो कि ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इससे पहले हमारी थ्योरी वाली क्लास को नहीं लिया है तो उसे ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप उस क्लास को मात्र ले लेते हैं, अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद ब खुद आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है पहले क्वेश्चन में आपसे कि विज्ञान की शाखा आडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिनमें हम अलग अलग वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दें कि दांत यानी टीथ जो आपके होते हैं, दांतों का जो अध्ययन करा जाता है वो आडोंटोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सरीसृप के कौन से लक्षण आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होते हैं, इसमें पंजे नुमा पंख पाए जाते हैं सरीसृपों में। इसके अलावा इसके जबड़ों में दांत होते हैं और पूंछ भी इसमें देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कियोप्टेरिक्स में जो है इसके लक्षण क्या है सरीसृपों में, तो पंजे नुमा पंख जो है पंख होते हैं वो पंजों के रूप में होते हैं। इसके अलावा इनके जबड़ों में दांत होते हैं और पूंछ भी इनको देखने को मिलता है। और ज़्यादातर आपके जो पंछी होते हैं, जितने भी पंछी होते हैं, सभी आपके आर्कियोप्टेरिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन फिंच किस समूह को कहते हैं। डार्विन फिंच किन समूह को कहते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंछियों को जो है, इन समूहों को, पंछियों के समूह को हम डार्विन फिंच समूह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जिन भी स्टूडेंट्स का आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तम परिजीविका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। देखिए, उत्तम परिजीविका का जो सिद्धांत है वो दिया गया था स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन थोड़े भी हार्ड लग रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें। आपको बायोलॉजी 2024 की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप थ्योरी वाली क्लास को जरूर ले लें, क्योंकि अगर आप उन क्लास को ले करके हमारी इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में भी आने लगेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विलुप्त जानवरों के अध्ययन, जैसे कि सबसे एग्जाम्पल, इसका जो सबसे इजी एग्जाम्पल होगा वो आप ले लीजिए। जैसे आपके पुराने समय में जो है शुतुरमुर्ग जो है पाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो विलुप्त के कगार पे हैं और देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये सभी जो है, जो इसका हम अध्ययन करते हैं उन जानवरों का ना, ऐसे जानवर जो कि विलुप्त हो चुके हैं, यानी पहले तो थे लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो उन सभी जानवरों का जो अध्ययन कहा जाता है उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत हम उन जानवरों का अध्ययन करते हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे कौन सी बुक है जिसके अंतर्गत हम विलुप्त जानवरों का अध्ययन करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रेड, इसको याद रखिएगा, पिछली बार पूछा गया था, रेड डाटा बुक इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत विलुप्त जानवरों का अध्ययन करा जाता है। अगला है आपका डायनासोर, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। तो स्तनधारी जो विलुप्त हो गए हैं, डायनासोर जो थे वो स्तनधारी थे जो विलुप्त हो चुके हैं, या फिर बड़े शाकाहारी प्राणी जो कि हिप्पोपोटेमस प्रजाति के थे, या फिर अंडे देने वाले स्तनधारी थे, या फिर सरीसृप जो विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर जो डायनासोर थे वो एक प्रकार के सरीसृप थे जो कि विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है। तो जो आपके उभयचर होते हैं, उभयचर यानी कि जो कि जल में और स्थल पर भी रहते हैं, तो ऐसे कशेरुकी से कहते हैं। कशेरुकी उन जानवरों को कहते हैं इनमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी इनमें नहीं पाई जाती है। तो निम्न में से पूछा गया है कौन से कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है। तो वो आपके उभयचर ही होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जंतु जो कि पेड़ की शाखाओं में रहते हैं या फिर शाखाओं पर रहते हैं, तो उन्हें हम आर्बोरियल के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरियल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार, शिकारियों और अवरोध को खोजने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चमगादड़ या फिर डॉल्फिन की बात कर ले, शिकार जो शिकारी होते हैं वो इनके अवरोध को रोकने के लिए या खोजने के लिए, यानी चमगादड़ कैसे पता करेगा कि जो शिकारी है यानी हम हमारा शिकार होने वाला है, हम पर कोई हमला होने वाला है, या फिर डॉल्फिन, ये सब कैसे पता करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा पता करते हैं कि हम पर कोई आक्रमण होने वाला है? तो क्या ये ध्वनि का परावर्तन के द्वारा पता करते हैं? विट्स का निर्माण, ध्वनि का प्रकीर्णन या फिर प्रतिध्वनि के द्वारा ये महसूस कर पाते हैं कि हाँ, हमें हम पर कोई आक्रमण होने वाला है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि द्वारा ही चमगादड़ या फिर डॉल्फिन यानी कि कोई अगर आपके उसके नज़दीक जा रहा है तो उनकी ध्वनि जो है उनको इसका आभास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि केचुए में कितनी आँखें पाई जाती हैं? तो ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 आँख होती है, 2 आँख होती है, बहुत सी आँखें होती हैं केचुए में, या फिर आँखें होती ही नहीं है, आँख रहित होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है कि केचुआ जो है इसमें आँख नहीं होता है, आँख रहित होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, कोई स्टूडेंट 1, 2, 3 देने लगेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग डार्विन के क्रमागत विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? तो प्राकृतिक चयनवाद, ये तो डार्विन के सिद्धांत में ही था। अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी जो जानवर जो है, यानी अगर मौसम के अनुकूल नहीं है, और जैसे कि अभी ठंडी का मौसम आ गया है, ठीक है, पहले गर्मी था अब ठंडी का मौसम आ गया, अगर आप ठंडी के प्रतिकूल नहीं होंगे, यानी ठंडी आ गई है, अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं यानी ठंडी आएगी तो आपने मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है, गर्म रहना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इससे आप अस्तित्व में बने रहेंगे, यानी आप प्रकृति के आधार पे ढल जाएंगे। तो आप जो है संघर्ष कर रहे हैं अस्तित्व के लिए, यानी आप जो है जीवित रहेंगे। इसके अलावा योग्यता की उत्तरजीविता, योग्यता यानी उत्तरजीविता, यानी इसका मतलब यही हुआ कि आप जो भी योग्यता है उसी के आधार पर आप उसको संघर्ष करते जा रहे हैं। लक्षणों का वंशानुक्रम, अब लक्षण पे इस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी अगर आपके पिताजी के सर पे बाल नहीं है, तो अगर आपके भी सर पे बाल नहीं है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके मौसम के प्रतिकूल अनुकूल कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी बाल है या फिर नहीं है, या फिर आप मोटे हैं, पिताजी आपके पतले थे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप मौसम के अनुकूल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आप उसके अनुकूल होंगे तभी आप जीवित रहेंगे, यानी आपका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रमागत विकास के सिद्धांत का जो भाग है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो नहीं है। लक्षणों का वंशानुक्रम, ये इसका कोई भी भाग नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो शार्क, ईल और समुद्री घोड़ा, ये सभी आपके वास्तविक मछली के अंतर्गत आ जाएंगे। सितारा मछली, ये जो है वास्तविक मछली के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सब मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बहुत ही अच्छे से बता रखा है, तो पिछली क्लास को अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीट जीव में होता है, एक कीट जीव में क्या होता है? तो एक कीट जीव जो होते हैं उनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन। और आपको बता दें कि किस वर्ग के अंतर्गत विज्ञान के किसका अध्ययन करा जाता है। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो देख रहे हैं, कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत करा जाता है? तो एंटोमोलॉजी, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से फीता कृमि है, फीता कृमि जो है वो इनमें से कौन सा है? तो टीनिया, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन्ना, या फिर यहाँ पे हिंदी में आपसे दिया गया है क्या, बाहरी कान पाए जाते हैं? तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आप जानते हैं आपके भी कान होते हैं, जानवरों के भी कान होते हैं, और केवल ऐसे ही जानवरों के कान जो है वो बाहर निकले होते हैं जो कि केवल स्थल पर रहते हैं, यानी स्तनधारियों में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? अंडे देने वाला स्तनधारी इनमें से कौन सा है? स्लोथ, कंगारू, वेंडिकूट या फिर डक बिल्थ प्लेटिपस। तो इनमें से जो अंडे देने वाला स्तनधारी की बात करी गई है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये प्रकार का स्तनधारी है और ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है पूछा गया आपसे कि 5 जगत वर्गीकरण ये सिद्धांत किसने दिया था? और आपको बता दें कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, जॉन रे ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था या फिर H.F. कॉफलैंड ने दिया था। ये सभी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से समझाया था। तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आर.एच. व्हिटकर जो कि नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही 5 जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिस पर हम आपको डेली क्विज़ कराते हैं, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुरंत जाकर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना लें। आपको बता दें कि जल्द ही आपको हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस भी देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपको केवल रिकॉर्डेड क्लासेस ही दिख रही हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम में भी समय है और अभी आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं संख्या में, अधिक संख्या में, तो आपको लाइव क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन भी बच्चों ने थ्योरी क्लास ली होगी उनको इसका आंसर तुरंत आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1998 में, 1998 में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जंतु नामकरण आयोग की स्थापना करी गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन जिन भी बच्चों का आ रहा है उनका आंसर 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पूछा गया है कि मिर्मिकालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का अध्ययन जो है वो मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। अगला है उभयचर यानी एम्फीबियन शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर का अर्थ है द्विस्तरीय जीवन, यानी कि द्विस्तरीय कैसे? देखिए ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, यानी दो प्रकार से जीवन ये यापन करते हैं। तो उभयचर का अर्थ यही हुआ। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं। पंछियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? काष्ठ रूपी, समरूपी, पैरालोगस या फिर विषम रूपी। दोस्तों आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं या फिर कीटों की बात कर ले तो दोनों के जो पंख होते हैं ना वो एक प्रकार के ही होते हैं, अर्थात ये समरूपी कहलाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? मोलस्का एक संघ है और आपको सभी संघों के बारे में बाय डिटेल बताया गया है थ्योरी वाली क्लास में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आप सभी को उसमें एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन कराए गए हैं। थ्योरी में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन कराए गए हैं और आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में टोटल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है डी फार्मेसी का, वो इसमें आपके 400 नंबर के क्वेश्चन जो है टोटल पूछे जाएंगे, जिनमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और 2023 की बात कर ले तो इसमें कोई भी मास मॉकिंग नहीं था और 2024 के एग्ज़ाम में भी कोई भी मास मॉकिंग नहीं होने वाला है। अर्थात आपको 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आना है। इसमें आपके ग्रुप E1 के लिए ये बायोलॉजी की क्लास होने वाली है और बायोलॉजी में आपके 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ओके, तो इसमें आपके संघ के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे आते हैं डी फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इस बार हम एनसीईआरटी को लेकर के ही चल रहे हैं। 2023 में हमने एनसीईआरटी लेवल को ही लेकर चला, तो इससे छात्रों को काफ़ी बेनिफिट मिला और बहुत से हज़ारों बच्चों को इस बार जो है गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिला। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चों को मिला और हमारे बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमने हर एक बच्चों को जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, मैक्सिमम बच्चों को वहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट भी कर रखा है, तो आप जाकर के वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? तो ये आपका जो खरगोश है, समुद्री खरगोश, ये आपका मोलस्का संघ से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एनसीईआरटी आपके डी फार्मेसी के लिए मेन ये आपका जड़ है और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से बुक को भी पढ़ लिया तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हालांकि इसमें सीटें की संख्या कम होने के कारण आपको अच्छा स्कोर करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर जबड़ा रहित होता है, यानी जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है? तो मिक्सिन जो है ये एक प्रकार का जीव होता है जिनमें कि जबड़ा नहीं होता है।
अगला है निम्नलिखित में से जीवों में से किसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषता है। तो ये क्वेश्चन आपको हमने पिछली थ्योरी क्लास में अच्छा से बताया था। यूग्लिना जो है, यूग्लिना, इसमें ऐसा एक ये जीव होता है जिसमें कि पौधे और जानवर दोनों की ही विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों ये दोनों प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला है निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लॉटेरिया है। तो जो आपका कॉकरोच होता है, इसे आप नॉर्मल बोल भाषा में तिलचट्टा कहते हैं। तो कॉकरोच जो है इसको हम ब्लॉटेरिया कहते हैं, इसका ये वैज्ञानिक नाम होता है। सितारा मछली में गतिमान अंग होते हैं। सितारा मछली जो होती है इसमें गतिमान अंग क्या होते हैं। तो नालिका पाद जो है ये इसमें गतिमान अंग होते हैं, यानी हमेशा ये गतिमान ही होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मछली है या फिर मछली का प्रकार है। तो जेलीफिश ये तो आप जानते हैं, लेवेस्टर, सालमोन, ये सभी आपके मछली के प्रकार तो नहीं होंगे। ये सब आपकी मछली के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे सितार मछली हो गया, ठीक है, स्टार फिश जैसे बोलते आप हैं। इसके अलावा आपका डग फिश होता है, कुत्ता मछली, ठीक है, ये तो आपका मछली के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार वेल, ये आपका एक प्रकार का मछली का प्रकार है। नॉर्मल आप ये समझिएगा कि जो आपकी मछली जो होती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। यहाँ पे मेरा उतना फिगर अच्छा है नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से मछली बनाते हैं ना, ठीक है। तो जो भी मछली का एक वास्तविक रूप होता है, अगर उस प्रकार से मछली आपको दिख रही है तो वो मछली का सही रूप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो व्हेल है वो आपका मछली एक प्रकार से है, लेकिन सालमोन, लेवेस्टर, जेलीफिश ये सब आपके मछली की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन लगाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका है और यार 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। और डार्विन का जो सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस है। तो आपसे पूछा गया था कि चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था ये किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द फैमिलीज ऑफ स्पॉलवरिंग प्लॉट, बी दिया गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सी दिया गया है द लाइक ऑन अर्थ और डी दिया गया है द स्टोरी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो आपने यहाँ पे आंसर खुद देख लिया होगा क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन का इसमें सिद्धांत जो है इसको अच्छे से इसमें डिटेल में समझाया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन को आप अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। निम्न में से सबसे जीवन अधिक जो है किसका होता है। ईगल यानी बाज होता है, कछुआ, चीता या फिर हाथी। दोस्तों ये जो कछुआ है ना, टॉर्टोइज जिसे आप बोलते हैं, इसका जो जीवन काल है वो इन सभी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन जो है लगाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराना चाहते हैं ताकि आपके माइंड पर उतना लोड पड़े। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अटेम्प्ट, अगर आप क्लास को 1 से 2 बार लेते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास ली है तो और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको हम बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लासेज ही दे रहे हैं, जल्द ही आपको अन्य सब्जेक्ट्स की यानी केमिस्ट्री की भी क्लासेज जो है और मैथमेटिक्स की क्लासेज भी है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि आपके एग्जाम में अभी समय है तो आपको जल्द से जल्द सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है और हमने आपको ऊपर ये क्वेश्चन कराया भी था, रेड डाटा बुक ये किससे संबंधित है। तो आपको बताया था, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि जो भी जीव विलुप्त हो चुके हैं या फिर संकट की स्थिति में यानी विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका उसमें विवरण देखने को मिलता है और वो पुस्तक है रेड डाटा बुक इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पर संकटापन्न प्रजाति, इसमें पादप और जंतु दोनों ही आ जाएंगे जो कि संकट की स्थिति में हो, संकट यानी विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उससे हम रेड डाटा बुक में उसका विवरण जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको करा दिया है। तो ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको एक क्लास आपको और देंगे जिसमें आपको कंप्लीट इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।